गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी का हम पार्ट 2 का 10वां लेसन परिवहन और संचार के बारे में पढ़ रहे थे। तो परिवहन और संचार के बारे में जैसा कि कल हमने पढ़ा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन और संचार के साधन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिना परिवहन और संचार के साधन कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। तो परिवहन के साधनों को मुख्य रूप से हमने 3 वर्गों में बांटा था: स्थल, जल और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के बारे में कल पढ़ा, जिसमें प्रमुख रूप से सड़क परिवहन के बारे में जाना हमने कि भारत के अंदर सड़क परिवहन की व्यवस्था क्या है। सड़क परिवहन को हमने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य महामार्ग, ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें और सीमांत सड़कें के बारे में हमने कल जाना। इसके बाद आता है कि रेल परिवहन। स्थल परिवहन में आता है ये भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। यह माल एवं यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। अर्थात विविध संस्कृति के लोगों को, यानी कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, सभी लोगों को आपस में रेल मार्ग द्वारा एक दूसरे को जानने का मौका मिला, उनकी संस्कृति को जानने का मौका मिला और उसके बाद भारतीयों को एक साथ संघर्ष में इकट्ठा करने का मौका दिया। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई। पहली रेल भारत के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई। देश में भारतीय रेल सरकार का विशालतम उद्यम है। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है, जो 31 मार्च 2015 तक की बात कर रहे हैं हम कि 31 मार्च 2015 को हम भारतीय रेल मार्गों की लंबाई 66,030 किलोमीटर थी। आज 2021-22 में बढ़कर ये और अधिक हो गई है। इसका अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। अतएव भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये 16 मंडल कौन कौन से हैं? सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसके साथ साथ इसके मुख्यालय भी साथ साथ लिखे हुए हैं कि इनके मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। क्या आप जानते हैं कि रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया है? कौन कौन से हैं? बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। अभी जो कौन सी लाइन है? ब्रॉडगेज। इससे पहले मीटर लाइन थी और उससे पहले छोटी लाइन थी, नैरो गेज थी। ब्रॉडगेज, मीटर गेज और नैरो गेज। अंतर क्या है तीनों में? कि ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है और ब्रॉड गेज की लंबाई 2016 में 60,510 किलोमीटर थी। मीटर गेज, इसमें दोनों रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 मीटर, जो 2016 में
3,880 किलोमीटर लंबाई थी इनकी। नैरो गेज, इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है और इसकी कुल लंबाई 2016 में 2297 किलोमीटर थी। ये प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है। दार्जिलिंग जो रेल चलती है, टॉय ट्रेन चलती है, वो नैरो गेज पर ही चलती है। इसी तरह शिमला में जो चलती थी वो नैरो गेज पर चलती थी। तो ये याद रखना आपने कि भारत में रेल जो लाइनें वो 3 प्रकार की है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, और उसके बीच की चौड़ाई कितनी होती है वो भी देखना है। भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त वाष्प चालित इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता बढ़ गई है। कोयले द्वारा चालित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। मेट्रो रेल ने कोलकाता और दिल्ली में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। डीजल चालित बसों की जगह सीएनजी चालित वाहनों के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रचालन नगरीय केंद्रों के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही शहरी क्षेत्र, कच्चा माल सामग्री उत्पादन क्षेत्र, बागान अथवा अन्य व्यावसायिक फसल क्षेत्र, पहाड़ी स्थल तथा छावनी क्षेत्र रेल मार्गों से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। ये मुख्य रूप से संसाधनों के शोषण हेतु विकसित किए गए थे। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। यानी कि अंग्रेजों ने जो भारत में रेल मार्गों का विस्तार किया वो अपने लाभ के लिए किया था, अपने लालच के लिए किया था, भारतीय संसाधनों के दोहन के लिए किया था उन्होंने। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे का विकास है, जो भारत के पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ मुंबई और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराता है। अभी नई परियोजनाएं जो हमारे देश में रेल परियोजना शुरू की गई है, उसके अंदर जो मेट्रो के अलावा जो बुलेट ट्रेन की परियोजना गुजरात में जैसे शुरू की गई है, अभी बुलेट ट्रेन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी गति से हमारे समय की बचत होगी उससे, क्योंकि बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो काफ़ी अधिक है। इसके बाद आता है जल परिवहन। भारत में जलमार्ग यात्री तथा माल वाहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये ईंधन दक्ष तथा पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन प्रणाली है। देखिए, जो बड़े बड़े जहाज़ हैं उनमें हम भारी सामान को आसानी से ढो सकते हैं। उसके साथ ईंधन दक्ष, यानी इसमें ईंधन की खपत कम, और दूसरा पारिस्थितिक अनुकूल। ना तो सड़कें बनाने की ज़रूरत है आपको, ना रेल मार्ग बनाने की ज़रूरत है। पारिस्थितिक के अनुकूल है, पर्यावरण को दूषित नहीं करते। 2 प्रकार के जलमार्ग होते हैं, अंतःस्थलीय जलमार्ग और सागरीय महासागरीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग क्या है? देखिए, अंतःस्थलीय जलमार्ग में रेल मार्गों के आगमन से पहले ये परिवहन की प्रमुख विधा थी। यानी जब रेल मार्ग नहीं थे तो देश के अंदर जो नदियाँ और बड़ी बड़ी नहरें थी उनमें से भारी माल को ढोया जाता था। तो देश के अंदर भीतरी भागों में जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, वो अंतःस्थलीय जलमार्ग कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इनके मार्गों के अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो गई। इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पशजल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि हैं। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायन योग्य है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया। निम्नलिखित जलमार्ग सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 10 अन्य जलमार्गों की पहचान की, जिनका कोटि उन्नयन किया जा सकेगा।
केरल की पश्चिम। अब इसमें जो अंतःस्थलीय प्रमुख जलमार्ग दिखाए गए हैं, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये करने हैं आपने। पहला है इलाहाबाद हल्दिया 1620 किलोमीटर, सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर, कोट्टापुरम से कोल्लम 168 किलोमीटर, काकीनाडा और पुडुचेरी नहर 1078 किलोमीटर जो गोदावरी और कृष्णा नदियों का विस्तार है। और पांचवा है माते नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार 588 किलोमीटर। ये 5 हमारे राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। जल का अंतःस्थलीय जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ भी इसी पश्च जल में आयोजित की जाती है। इसके बाद आते हैं महासागरीय मार्ग। भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। 12 प्रमुख तथा 185 गौण पतन इन मार्गों को संरचना आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि 95% तथा मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच परिवहन के लिए होता है। तो यहाँ आपने ये करना है कि 12 प्रमुख पतन कौन कौन से हैं भारत के और 185 गौण पतन। भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर प्रमुख पतन है, उन पतनों का वर्णन करना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का तीव्रतम साधन है। इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया। भारत जैसे विस्तृत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह दूरियां बहुत लंबी है तथा भूभाग एवं जलवायुवी दशाएं अत्यंत विविधतापूर्ण है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक की 10 किलोमीटर की दूरी हेतु वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया, लेकिन इसका वास्तविक विकास देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में वायु परिवहन का प्रबंधन एयर इंडिया द्वारा किया जाता है। अब अनेक निजी कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी है। एयर इंडिया यात्रियों तथा नौभार यातायात दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है। कुछ निजी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू कर दी है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्वी सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो इसके बाद तेल और गैस पाइपलाइन ये नेक्स्ट में करेंगे हम।